गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग मुझे सुन रहे होंगे। थोड़ा लेट हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं व्हाट्सएप से कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा। आपके डाउट पता नहीं, पीसी में खुल ही नहीं रहा। सो इन केस मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊंगा तो फिर क्वेश्चन सीधा देख के, क्वेश्चन नहीं होगा सामने में, डिस्कस करूंगा, है ना। चेक करता हूं एक बार। नहीं कर पा रहा हूं। एनीवे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है। आपके बहुत कम डाउट आए थे और बहुत ही लॉलीपॉप डाउट थे, तो मैं पहले डाउट ले लेता हूं जो मेरे पास आए हैं। मैं क्वेश्चन नहीं कॉपी पेस्ट कर पा रहा हूं, कुछ फॉल्ट है, तो मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, आप देख लेना सीट में कि क्या क्वेश्चन है। एक डाउट आया था O1 का, क्वेश्चन नंबर 5। O1 का क्वेश्चन नंबर 5 आया था, उसमें पूछ रहा था कि E/M रेशियो of a particle of charge 2 unit of mass 4 AMU H। तो E का मतलब चार्ज है। नहीं, नेक्स्ट क्लास में नहीं, अभी करूंगा मैं, पिछली क्लास में भी नेक्स्ट कर दिया। E का मतलब चार्ज है और M का मतलब मास है। तो ऐसे तो आप इसे E/M 2/4 भी बोल सकते हैं, 1/2। बट ऐसे केस में यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन पर एम, इलेक्ट्रॉन पर एम। लेकिन अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो कूलम पर केजी में, तो 2 यूनिट चार्ज का मतलब है कि 2 यूनिट चार्ज का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 2 यूनिट चार्ज का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और 4 AMU को केजी में लीजिएगा तो 1 AMU होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। और 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मतलब हुआ 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम अपॉन 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 केजी। और ये जो भी आ जाए वो आंसर आ जाएगा, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। 1.67 को ऑलमोस्ट 1.6 ले लीजिए, तो 1/2 0.5 इंटू 10 का पावर 8, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 9 कूलम पर केजी। 27 है ना, 20, 8, 10 7 आ जाएगा, 10 का पावर 7। तो 10 का पावर 7 आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए आंसर है 4.8 इंटू 10 का पावर 7 कूलम पर केजी। तो ठीक है, कर सकते हैं ये 4.8 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम पर केजी। मैं तो 1.6 और 1.67 को काट दिया था ना। तो ये बड़ा आसान सवाल था, क्यों पूछे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपको 2 यूनिट चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट चार्ज होता है, शायद यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी। दूसरा क्वेश्चन है 18 नंबर है।
कि radiations of frequency nu are incident of photosensitive metal. The maximum kinetic, एक देखिए ये मेटल है मान लो, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का समझ नहीं है तभी आप ये पूछ सकते हैं। इस पे इंसिडेंट हो रहा है फोटोन ऑफ न्यू, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, और तब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो न्यू जो है, बच्चा क्या पूछा था हमसे कि सर न्यू से सी बराबर न्यू लैम्डा, यहां से कुछ सी निकाल लें और काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर कर लें। ऐसा थोड़े होगा, इस फोटोन की काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा है, बल्कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो देखिए आप फार्मूला लगाइए, एच न्यू हो गया इंसिडेंट लाइट फोटोन की एनर्जी, फाई हो गया वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, ये फार्मूला होगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ई व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस एच न्यू बराबर हो गया 5 प्लस ई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई दे रखा है, ये पहला इक्वेशन। अब कह रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल करेंगे तो 2h न्यू हो जाएगा। 5 चेंज नहीं होता, मेटल की प्रॉपर्टी है ये, 5 चेंज नहीं होता, मेटल की प्रॉपर्टी है ये। ऋतिक राज जी आपने 17 मुझे भेजा था क्या? नहीं ना, तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं? हमने क्या बोला था कि एक दिन पहले आप शाम के 6-7 बजे तक भेज दीजिए, भेजता भी है 11 बजे रात में, तो कोई सुबह 6 बजे भेजा है, तो उन सब क्वेश्चन को मैं नहीं ले पाऊंगा। कुछ भी मत लिख दिया करो, डाउट्स मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेता हूं जो आप एक दिन पहले हमें भेज दें, मैं वो कॉपी पेस्ट करके लाता हूं। आज ठीक है, सामने नहीं आ रहा है क्वेश्चंस, कुछ भी मत पूछ दिया करो। 2h न्यू दिस इज इक्वल टू 5 प्लस नया काइनेटिक एनर्जी होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स? 2 - 1 कर लीजिए, तो 2 - 1 करेंगे तो 2h न्यू माइनस h न्यू, सो h न्यू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस ई। ये भी बहुत आसान सवाल है, अगर ये सवाल नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फंडा क्लियर नहीं। मुझसे सवाल कोई वही पूछेगा, मतलब जो एक दिन पहले मुझे भेज दे, है ना, ऐसे नहीं पूछेगा। ऐसे अगर मैं डिस्कस करूंगा ना तो कोई बोला सर 17, कोई बोला सर 3, कोई बोला, अब फिर पूरी क्लास यही होता रहे, तो ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सो ये काफी आसान सवाल था 18 भी। बाकी मैं देखता हूं, रेस 27 में एक सवाल आया है, सीट से और कोई सवाल नहीं आया है। रेस 27 से एक सवाल आया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स n बराबर 2, हाइड्रोजन एटम है, मान लो कि ये n बराबर 2 है और ये n बराबर 3 है। कह रहा है इसका एनर्जी डिफरेंस E है। तो आपसे पूछ रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 13.6 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ई के टर्म में है। तो ई कितना होता है? अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम याद हो तो शायद ई 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये बड़ा आसान सवाल है कि 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैग को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिनोट करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, E by 1.89 into 13.6 और ये आ जाएगा 7.2 E, ये आंसर होगा। ये भी नहीं समझ में आया क्यों आपने पूछा। सो 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर रेस 27 का 10 है। The ionization potential of an atom is 16 electron volt. आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी एक ही होता है, ये दे रखा है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल।
फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो पहले समझिए कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है। तो n बराबर 1 से n बराबर 2, ये जो एनर्जी होगी इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मींस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब हुआ 1 से 2 में जाएगा। अब देखिए, कहिएगा सर आयोनाइजेशन एनर्जी तो 13.6 जेड स्क्वायर होता है, तो अगर यहां 16 रख देंगे तो 13.6 जेड स्क्वायर, इससे जेड तो हमारा इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर नहीं आएगा, ये एक हाइपोथेटिकल एटम है, होता नहीं है किसी हाइड्रोजन या हीलियम प्लस या Li2 प्लस, इसका होता नहीं है आयनाइजेशन। बट आप क्या कीजिए, इसे मान लीजिए कि यह एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो जेड स्क्वायर की यही वैल्यू लेके आप आगे बढ़ सकते, क्योंकि जब हाइपोथेटिकल रहेगा तो जेड जरूरी नहीं है कि इंटीजर आए। अब देखिए, अप्रोक्सीमेटली नहीं, 1 नहीं आ रहा है, 1 आएगा तब तो 13.6 ही आंसर होता। सो जेड अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं आएगा। अगर जेड 1 होता तो आंसर ये आयोनाइजेशन एनर्जी 16 नहीं होता, 13.6 ही होता है ना। तो 1 तो ले ही नहीं सकते, 1 लेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 आएगा। तो आप क्या करो ना, देखो ना, मैं मेरी बात पहले सुनो ना, उसके बाद जो आपको बोलना होगा। तो जेड स्क्वायर आप निकालो, ठीक है, वो जेड आना चाहिए इंटीजर, बट हम ऐसे सोचेंगे कि यह एक हाइपोथेटिकल एटम का क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा जेड इंटीजर आए, या एक और तरीका है सोचने का, वो मैं बाद में बोलूंगा। अब देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा ई होगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर होगा 16/13.6, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। 16 into 1 minus 1/4, 16 into 3/4, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर होगा। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया? और कोई डाउट अगर आपको है तो वो भी लिखो। एक तो बोल रहा है जेड अप्रोक्सीमेटली 1 आ रहा है। हाँ अदिति राजेश दूरे, आप ही का डाउट था, आपने लिख दिया, समझ में आया। बट मैं एक और तरीका बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर जेड तो हमेशा इंटीजर होगा। सर ऐसे नहीं बोलो सर, जेड तो हमेशा इंटीजर होगा। तो ये फर्क, ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आ गया? तो ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि हमारा जो हाइपोथेटिकल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन का मास डबल माना हुआ हो, टेट्रा टाइम्स माना हुआ हो, तो उस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला ही हो जाएगा 13.6 की जगह ये आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ज्यादा लॉजिकल है, ऐसे सोचना ज्यादा लॉजिकल है, जो मैं सेकंड तरीके से बता रहा हूं, सेकंड मेथड, कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी मान ही लें कि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यही आयोनाइजेशन एनर्जी, और हम क्या करें, डेल्टा ई का जो फॉर्मूला लगाएं वो 13.6 ना लगाएं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हाइड्रोजन एटम होता तो 13.6 ही होता, बट यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होगा, तो हम मानेंगे कि कोई हाइपोथेटिकल एटम था जिसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉन का मास डबल माना हुआ हो, या इसके कारण से ये सब 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो डेल्टा ई में 13.6 की जगह 16 यूज कीजिए, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इनफैक्ट मैं बनाता हूं तो ये सेकंड मेथड से ही बनाता हूं, मैं जेड की चर्चा नहीं करता, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 16 इंटू 3/4, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको जो चीजें लॉजिकल लगती है, जो मेथड आपको लॉजिकल लगता है, उससे आप बना सकते हैं। सो अच्छा, सॉल्यूशन में मेथड 2 ही है, मुझे याद नहीं है सॉल्यूशन में कैसा है। ये वो डाउट है
जो मैंने आपने मुझे भेजे थे। अब मैं उस लड़का ने अभी पूछ लिया क्या नाम है, ऋतिक राज ने, तो मैं देख लेता हूं कि वो क्वेश्चन क्या है और उसे मैं बता देता हूं। बट ऐसे अलाउड नहीं है पूछना। ऐसे सिर्फ आप सीट और रेसेस के बाहर के सवाल पूछ सकते हैं, वो भी मुझे सवाल आपको व्हाट्सएप करने होंगे, और भी तब जब मैं अलाउ करूं कि मेरे पास टाइम हो तो पूछ दिया। शायद ओवन का 17 पूछ रहा था। 17 theoretical क्वेश्चन है। इन द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम डिपेंड्स अपॉन, ये बताया हुआ है क्लास में, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हाँ जी ऋतिक राज, बताया हुआ है क्लास में, ये बताया हुआ है कि हेयर इंटेंसिटी मीन्स, क्या लिखा है, हेयर इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, ये बताया हुआ है। हाँ ओनली यही होगा, इंटेंसिटी का मतलब यही होगा। एनर्जी वाला इस फंडे में नहीं लगेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सा लगता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लगता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी यही है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दो अलग अलग थ्योरी है। इंटेंसिटी दो बताया होगा मैंने, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, ये बताया होगा। तो ये लगता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, और ये लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन में। अब देखिए, कह रहा है इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहा है, इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी का मतलब ये होता है। आई होप कि आपको समझ में अब आ गया हो। यस मोहितकर, आपने जो पूछा है सर इसका फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं हो सकता, किसका, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, इसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नहीं नहीं, इंटेंसिटी को इससे नहीं लेना देना है। यहाँ जो एनर्जी बराबर एच न्यू दे रहे हैं, इससे कोई नहीं लेना देना है। आप एच न्यू बढ़ा देंगे इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, एच न्यू बढ़ा देंगे इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाएंगे तब इंटेंसिटी बढ़ेगी। यस मोहित कर, समझ में आया? ग्राफ बताया होगा यार मैं इन सब पे। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाएंगे ना, एन बढ़ाएंगे तब इंटेंसिटी बढ़ेगी, न्यू बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। हाँ, ऑब्जर्वेशन में दिया है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी सही है, एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी सही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने के लिए एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा चाहिए। अब न्यू नॉट से ज्यादा, उसको और ज्यादा कीजिएगा तो उससे फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़े, उससे इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। आप कंफ्यूज हो रहे हो यस मोहित कर, और अदिति राजेश दूरे आप सही सोच रही। मैं यस मोहितकर से बात कर रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इसमें कहीं शक नहीं। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो शुरू हो जाएगा इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी कब बढ़ेगी, जब आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाएंगे। बताना यस मोहित कर, समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। एक दो बच्चा मुझे, और वरुण एक मैसेज किया था सुबह में, पता नहीं क्या मैसेज किया था, बट उसका कोई डाउट था, तो एक बार मैं वो भी देख लेता हूं कि क्या था। सुबह में व्हाट्सएप किया मुझे,
क्वेश्चन 26 कैन बी यूज फार्मूला फॉर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं रेस 26 क्वेश्चन 10 और रेस 27 क्वेश्चन 10, तो हमको लगता है रेस 27 क्वेश्चन 10 तो हो गया, रेस 26 निकालना है मुझे। रेस 26, रेस 26 में क्वेश्चन 10 हाँ, the energy required to break 1 mole of a bond H, 1 मोल ClCl बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो 242 किलो जूल पर मोल। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग, तो आपने क्या लिखा है कि कैन बी यूज फार्मूला फॉर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डायरेक्टली कैलकुलेट वेवलेंथ इन नैनोमीटर। हाँ वी कैन, यस वी कैन। ये 242 किलो जूल पर मोल है ना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना किलो जूल होता है? 96 किलो जूल लगभग बताया होगा मैं। तो आप क्या करो, इसे 242 अपॉन 96 कर लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया E बराबर होगा 12400 बाई लैम्डा या 1240, लैम्डा नैनोमीटर में दिया है, बाई लैम्डा। तो लैम्डा हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई 242 इंटू 96। अप्रॉक्स आंसर आएगा बट आएगा। इंटू 96 डिवाइडेड बाई 242, ये आ रहा है 492। 492 आ रहा है और ऑप्शन में 494 है, तो अपन बोल सकते हैं 494 नैनोमीटर। 1-2 नैनोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ना है, और वो इसलिए ऐसा है कि 96 भी एग्जैक्टली नहीं होता है, 96.5 होता है या 96.4 होता है ना। तो मुझे बताना, शायद ये वरुण मालवीय पूछा था, तो वरुण मालवीय बेटा आपको समझ में आया या नहीं आया? लगता है ही नहीं। एनीवे आपके सारे डाउट मैंने ले लिए, एंड प्लीज डाउट हो तो भेज दिया करो यार, जब मैं डिस्कस करने लगूं तब प्लीज मत बोला करो सर ये डाउट और वो डाउट। एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैं, देखिए अब मुझे दूसरे फाइल खोलने पड़े, मैं एक फाइल में करके लाता हूँ आपके डाउट। तो गलती से आज मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जो व्हाट्सएप से मेरे इस सिस्टम में नहीं आ पाया, कॉपी पेस्ट नहीं हो सका। अब मैं पढ़ाता हूँ, और मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन कराने के बाद क्वेश्चन, आज का होमवर्क क्या है, रुक जाओ मैं देता हूं आज का होमवर्क। एक सीट निकालना पड़ेगा मुझे होमवर्क के लिए, तो सीट निकालता हूं मैं। एक तो आप रेस ले लो, 27 तक दे चुका हूं, रेस 28 हो जाएगा ना। बामर सीरीज नहीं हो पाएगा, बामर लाइमन की बात किया हुआ है, नहीं हो पाएगा, तो रेस तो मैं नहीं दे पा रहा हूं। तो सीट देता हूं, सीट पीसी एटॉमिक। एक्चुअली क्या है ना, बोर मॉडल खत्म हुआ है बट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बचा हुआ है, और वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जब तक मैं स्पेक्ट्रम की बात नहीं करूंगा तब तक मैं सीट नहीं दे पाऊंगा, सो मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं। आज मैं पढ़ा देता हूं स्पेक्ट्रम, तो क्या होगा कि आपको होमवर्क मैं दे पाऊंगा अच्छे से। मे भी हो सकता है नहीं भी हो पाए, तो अगली क्लास के बाद दूंगा होमवर्क। गड़बड़ हो गया, मुझे कल ही पढ़ा देना चाहिए था। हाँ चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, अब पढ़ो अच्छे से, अब कुछ भी मत लिख दिया कर। A single electron ion, a single electron ion has nuclear charge, यहां से पढ़ा रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन आप नोट करो, प्लस Jd, where Z is atomic number
and E is electrical charge. E is electron and E is electric charge, electronic charge, better to say, electronic charge. It requires 16.52 electron volt to excite the electron from the second Bohr orbit to third Bohr orbit. Find A, the atomic number of element. B, the energy required for electron from first to third orbit. Electron from first to third orbit. C, wavelength of photon required to remove electron from first Bohr orbit to infinity. First Bohr orbit to infinity. D, the kinetic energy of electron in first Bohr orbit. The kinetic energy of electron in first Bohr orbit. ये क्वेश्चन है ना, नोट कीजिए और ट्राई कीजिए. रीति बिल्कुल सही है बेटा, आप एकदम सही जा रही हो. वेरी गुड, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जा रहा है. वेरी गुड. ये भी सही है. वेरी गुड, वेरी गुड अदिति, आप बहुत सही जा रहे. न्यूक्लियर चार्ज Ze है, where Z is the atomic number and E is electronic charge. It requires 16.52. Delta E has 16.52 electron volt to excite the electron from second Bohr orbit n बराबर 2 to n बराबर 3. Find atomic number. Delta E होता है 13.6 Z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ये n1 ले लो, ये n2 ले लो. और 16.52 this is equal to 13.6 Z square into 1 by 4 minus 1 by 9. और 16.52 by 13.6 this is equal to Z square
This implies z square, this is equal to 16.52 upon 13.6 into 36 divided by 5, और ये आ जाएगा 16.52 into 36 divided by 13.6 divided by 5, ये आ रहा है 8.75 आ रहा है, इसे हम अप्रोक्सीमेटली 9 ले लेंगे। दिस इंप्लाइज z बराबर हो जाएगा 3। सो z आ गया 3। इसमें कोई डाउट है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट, सेकंड में ये पूछ रहा है, ये ए बन गया, ए बन गया हमारा। सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में आपसे पूछ रहा है एनर्जी, तो आप फिर से लगाओ कि डेल्टा ई बराबर होगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस बी बना रहे 1/n2 स्क्वायर, ये होगा 13.6 इंटू 9 इंटू 1/n1 स्क्वायर। कहां से कहां पूछ रहा है? पूछ रहा है फर्स्ट टू थर्ड पूछ रहा है, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 इंटू 1 माइनस 1/9, ये होगा 13.6 इंटू 9 इंटू 8/9, और ये होगा 6 का 48 के 8 हाथ में 4 8 के 24 4 28 के 8 हाथ में 2 8 2 10, 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी सही है। सो बी भी बन गया। अब देखिए सी कह रहा वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू इंफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है। फर्स्ट बोर ऑर्बिट में क्या एनर्जी होगा? एनर्जी, तो एनर्जी इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ई इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट होगा ये होगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, -13.6 इंटू 9, -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट पूछ क्या रहा है? वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू इंफिनिटी। तो ऐसा करते हैं कि ये एनर्जी आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसे अपन इससे लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा आ जाएगा 12400 अपॉन 122.4, और ये आ जाएगा 12400 अपॉन 122.4, ये आ जाएगा 101.3 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर हो जाएगा। और डी देख लेते हैं, डी क्या पूछ रहा है? कह रहा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी फर्स्ट बोर ऑर्बिट में निकाल चुके हैं -124, ये हो जाएगा -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्साइटेशन एनर्जी, ये भी आपको बनाना है पहले। मुझे लगता है कि मैंने
जो सॉल्यूशन दिया है वो आपको इतना अच्छे से समझ में आ जा रहा है कि आप फिर डाउट नहीं पूछते उनसे। ऐसा तो नहीं है, ऐसा है क्या कि आप बना ही नहीं रहे हो? डाउट आ नहीं रहा है क्योंकि आप पहले बहुत आते थे। अच्छा, सब समझ गए हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं आगे से आपको खुद से ही बना के भेजा करूंगा सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन डाउट आ रहा है लेकिन सॉल्यूशन से समझ आ रहा है। ओके, इट्स फाइन। Aditi, this topic is not easy. This topic is not easy. Frankly speaking, this topic requires a lot of practice of numerical question because बहुत तरह का इसमें पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने का। सीट रेसेस के अलावा आइडियल गैस में भी न्यूमेरिकल पूछने का बहुत सारे उपाय हैं न्यूमेरिकल पूछने का, बट स्टिल आई फील कि आइडियल गैस इज रिलेटिवली इजियर देन दिस। नहीं है इजी, आई है एटॉमिक। नहीं, पहले तो और क्वेश्चन की बातें बाद में करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, है ना। बात पहले तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन तो करें, सीट और रेसेस, उसके बाद मिलेगा आपको और क्वेश्चन। The excitation energy of first excited state of a hydrogen-like atom is 40.8 electron volt. Find the energy needed to remove the electron to form the ion. युवराज शेखर, कोई और बुक की जरूरत नहीं है बेटा, अपन के यहाँ से ही आपको क्वेश्चंस जाएंगे। बताइए, आंसर बता सकते हैं आप? वेरी गुड, 54.4 इलेक्ट्रॉन। यस, करेक्ट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? N1 बराबर 1 एंड N2 बराबर 2। डेल्टा ई दे रखा है, डेल्टा ई होगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और डेल्टा ई है 40.8, दिस इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4, और 40.8 by 13.6 into 4/3 is equal to z square। अब कह रहा फाइंड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये आएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए 40.8/4 अपॉन 13.6 इंटू 3, ये आ जाएगा 13.6 इंटू 4, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है।
एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। In a certain electronic transition, in the hydrogen atoms from an initial state, one to a final state two, the difference in the orbital radius R1 minus R2 is 24 times the first Bohr radius. Identify the transition. ऑप्शन है ए 5 से 1, बी 25 से 1, सी 8 से 3, डी 6 से 5। ट्राई कीजिए जरा। फाइव से 1, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हाइड्रोजन एटम, तो रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है 0.529 n स्क्वायर। तो R1 बराबर होगा 0.529 इंटू n1 स्क्वायर और R2 बराबर होगा 0.529 इंटू स्क्वायर। जेड नहीं लिया क्यों? Z1 है हाइड्रोजन एटम की तरह। क्वेश्चन में दे रखा है R1 माइनस R2 दिस इज इक्वल टू 24 टाइम्स फर्स्ट बोर रेडियस। फर्स्ट बोर रेडियस क्या होता है? फर्स्ट बोर रेडियस होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो 24 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। और R1 माइनस R2 ये दे रखा है क्वेश्चन। R1 माइनस R2 होगा 0.529 इंटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर 24 इंटू 0.529 ये कैंसिल कर दीजिए और n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बराबर 24। अब ऑप्शन दिया हुआ है, सोचिए कि किस में आएगा। दिस इंप्लाइज किस में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर 24 आएगा। तो आंसर होगा n1 बराबर 5, n2 बराबर 1। ये आंसर होगा। इनफैक्ट ऑप्शन नहीं भी गिवन हो ना तो हमें पता है n1 और n2 इंटीजर है। तो n1 n2 इंटीजर है तो यही सेट पॉसिबल है और कोई दूसरा सेट पॉसिबल है ही नहीं जिसमें n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर 24 आ जाए। तो इवन सिंगल इक्वेशन हो और ऑप्शन ना गिवन हो तब भी आपको आंसर 5 और 1 ही करना है। आई बात समझ में? हाँ, ओनली पॉसिबिलिटी यही है। अब ऐसा करते हैं, हम आपको आगे पढ़ाते हैं। सो देखिए आगे पढ़ाते हैं और वो है स्पेक्ट्रम पढ़ाना चाह रहे हैं।
कि स्पेक्ट्रम क्या है ये समझिए पहले। A spectrum is the impression produced. A spectrum is the impression produced when a white light is analyzed through a prism. The spectrum is the impression produced when a white light is analyzed through a prism. मतलब एक व्हाइट लाइट को अगर अपन प्रिज्म के साथ, प्रिज्म के थ्रू पास कराएं तो सामने स्क्रीन पे जो इंप्रेशन आता है, दैट स्क्रीन पे जो इंप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। जैसे देखिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे मान लीजिए कि यह एक लाइट सोर्स है, यहां से व्हाइट लाइट है जो पड़ रही है इस सोर्स से, और एक प्रिज्म के ऊपर पड़ रही है। यह एक प्रिज्म है। तो ये डिफ्रैक्ट हो जा रही है। ये डिफ्रैक्ट हो जा रही है अलग अलग कलर, और ये कलर है VIBGBIOR। V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red। तो जब एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो स्क्रीन पे कई अलग कलर में ये डिफ्रैक्ट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड, स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, दिस, ये जो स्क्रीन है इसके पे, इसके ऊपर जो नजर आ रहा है, जो भी आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। सो लिख देता हूं मैं इस बात को कि व्हेन ए व्हाइट लाइट is passed through a prism, it diffracts into several colors, VIBGBIOR. These colors are merging with each other, overlapping with each other. These colors are overlapping या merging with each other. Like a rainbow. On the screen.
So it is called continuous spectrum. So it is called continuous spectrum. So जो अगर हम स्पेक्ट्रम बनाएं, VIBGY-OR, तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। ये जस्ट स्क्रीन को मैंने ऐसे बनाया है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। दिक्कत है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट पेज पे जाऊं, नोट कर लिया हो? अब देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। When a white light is passed through, a prism and vapors of a substance is placed between light source and prism. Then we get a spectrum in which dark line appears otherwise continuous, in which dark lines appear otherwise continuous. क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं आपको, आपका नया फिगर होगा। ये लाइट सोर्स है, ये प्रिज्म के ऊपर पड़ा, ये डिफ्रैक्ट हुआ, ये VIBG/OR, ये स्क्रीन है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, थोड़ा मैं कि यहां पर मैं रख दिया हूं वेपर ऑफ ए सब्सटेंस। यहां पे मान लो ए हाइड्रोजन गैस रख दिया या वेपर ऑफ ए सब्सटेंस, मींस लाइट जो प्रिज्म के ऊपर पड़ रही है वो किसी गैस या वेपर ऑफ ए सब्सटेंस के थ्रू पास हो रही है।
तो अब क्या हो रहा है कि अब भी हमें वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो आ रहा है, बट उस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ डार्क लाइंस आ रहे हैं। उस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ डार्क लाइंस आ रहे हैं, मतलब वहां पे एकदम ब्लैंक हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है कंटिन्यूअस। ये डार्क लाइंस है, ये स्पेक्ट्रम है, और इस स्पेक्ट्रम में 1 2 3 4 डार्क लाइंस है। ये है डार्क लाइंस। मैंने क्या लिखा, व्हेन ए व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, जब एक व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, and vapor of a substance is placed between light source and prism. light source, ये light source है, और ये प्रिज्म है। तो लाइट सोर्स एंड प्रिज्म के बीच में वेपर ऑफ ए सब्सटेंस रख देते हैं, then we get a spectrum in which dark lines appears otherwise continuous। मतलब कंटिन्यूअस ही होता है, बट एक खास बात ये होती है कि उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में बीच बीच में डार्क लाइंस आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अदिति राजेश जी आप पूछ रहे हैं कि इज दिस ए पार्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल? यस, यस। दूसरा आपने लिखा है कि वेपर कुछ कंपोनेंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना सर? यस। ऐसा डे जो डार्क लाइन इसलिए आया है कि लाइट का कुछ वेवलेंथ इस वेपर के द्वारा एब्जॉर्ब कर रही है। लाइट का कुछ वेवलेंथ इस वेपर के द्वारा एब्जॉर्ब कर रही है। तो वही मैं लिख देता हूं कि डार्क लाइंस इन द स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स दैट energy corresponding to these lines are absorbed by vapors of the substance. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। मुझे बताना ये पूरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस हो रहा है बट बीच बीच में लाइन आ रहा है। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ जाऊं। प्रिज्म के पहले बॉल है नहीं, मतलब एक ऐसा स्क्रीन लगा हुआ है कि बाकी लाइट नहीं आ रही है। एक व्हाइट लाइट बीच से, एक छोटा सा स्लिट है, उसके अलावा डार्क डार्क कर्टन लगा हुआ है। मान लो ये डार्क का स्क्रीन लगा हुआ है कि लाइट बस इस छोटे से स्लिट से पास हो। और कोई डाउट है? क्लियर है? नहीं है? हाँ, एज ए छोटा सा ओपनिंग है, उस ओपनिंग से लाइट पास हो रही है। वेरी गुड। अब देखिए लाइन स्पेक्ट्रम। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाना चाह रहे हैं, बट लाइन स्पेक्ट्रम होता है किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम। तो हम लाइन स्पेक्ट्रम क्या है वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लाइट सोर्स इज रिमूव्ड। लाइट सोर्स रिमूव कर दिया, तो लाइट सोर्स रिमूव कर देंगे। अगर लाइट सोर्स हटा देंगे तो ये जो वेपर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गर्म हो गया था, ये वापस ठंडा होगा। और जब ये वापस ठंडा होगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वही एनर्जी ये इमिट करेगा। तो सिर्फ जो प्रिज्म के थ्रू सिर्फ वो एनर्जी लाइट निकल के आएगा जो ये इमिट करेगा। Radiations coming from the vapors of the substance. Radiations coming from the
vapors of the substance is analyzed through the prism. We get line spectrum. मैं कह रहा हूं नाउ लाइट सोर्स इज रिमूव, लाइट सोर्स को हमने हटा दिया. रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस इज एनालाइज्ड थ्रू द प्रिज्म. जो वेपर है, सब्सटेंस का जो वेपर है, उससे जो रेडिएशन निकल रहा है, उसे अब हम प्रिज्म के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं. मुझे बताना इस लाइन का मतलब क्या है. रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है बेटा कि जब लाइट सोर्स हटा दिए तो वेपर जो पहले लाइट एब्जॉर्ब किया था वो अब इमिट करेगा, तो वही लाइट अब प्रिज्म पे पड़ेगा. तो चूंकि लाइट इमिट हो रही है वेपर ऑफ द सब्सटेंस से, तो उसे हम बोल रहे हैं रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द वेपर ऑफ द सब्सटेंस. एंड नाउ दिस इज एनालाइज्ड थ्रू द प्रिज्म, तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा. मींस क्या होगा? vapor of the substance. ये पड़ रहा है प्रिज्म पे, तो क्या हो रहा है? हमें एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है जो पूरी तरह से डार्क है. हमें एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है जो पूरी तरह से डार्क है, बट बीच बीच में ब्राइट लाइंस. ये ब्राइट लाइंस हैं, ब्राइट लाइंस हैं. इसको बोलेंगे इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम. क्या हो रहा है जरा सा देखिए कि ये जो 4 एब्जॉर्प्शन हुआ था ना, 4 डार्क लाइन आया था ना, अब क्या होगा? ये जो 4 डार्क लाइन पहले था, वहीं पे अब ब्राइट लाइन आएगा और बाकी सब जगह अंधेरा हो जाएगा. वहीं पे अब चारों ब्राइट लाइंस आएगा और बाकी सब जगह अंधेरा हो जाएगा. मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो मैं समझाया आपको ऋतिक राज. ऐसा क्यों हो रहा है वही तो समझाया मैं आपको कि जो लाइट यहां एब्जॉर्ब किया था वेपर ऑफ द सब्सटेंस, तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ डार्क लाइन आ गया.
अब जब लाइट सोर्स हटा दिए तो वेपर ऑफ द सब्सटेंस ठंडा होगा, तो जो डार्क लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वही अब इमिट कर रहा है, वही एनर्जी अब इमिट कर रहा है, जिसके कारण क्या आ रहा है कि जहां पहले डार्क लाइन था वहां पे अब ब्राइट लाइन आया, बाकी पूरा डार्क हो गया। सो ये आपने पूछ दिया जैसे ही हमसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे ही मैं समझ में आ गया मुझे कि आपको पहले कुछ नहीं समझ में, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है मैं यही समझाया, फिर आप पूछ दिए ऐसा क्यों हो रहा है, खाली बोला नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार फिर से मुझे बताना अब समझ में आया कि नहीं है। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए वेपर ऑफ द सब्सटेंस की जगह, मेरी बात सुनिए प्लीज, वेपर ऑफ द सब्सटेंस की जगह पे हाइड्रोजन रखिएगा तो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम आएगा, सोडियम का वेपर रखिएगा तो सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रम आएगा, मैग्नीशियम का वेपर रखिएगा तो मैग्नीशियम का लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ each element is unique, so it is considered as fingerprint of the element. So it is considered as fingerprint of the element. ये लाइन क्लियर हुआ? मैंने कहा हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, क्योंकि हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है, तो हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, जिसके कारण लाइन स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट बोलते हैं। और कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर ही इसीलिए हुए कि साइंटिस्ट ने जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया तो उनको नया तरह का लाइन स्पेक्ट्रम मिला, तो समझ गया कि जरूर इसमें कोई नया एलिमेंट है। यार वेपर कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये तो यहाँ पर तो जो है वो कलर के करस्पॉन्डिंग ही मैंने बताया। फिर आपने कैसे लिखा कि वेपर किसी कलर के वेवलेंथ का इक्वल एब्जॉर्ब नहीं करता है, पता नहीं क्या लिख रहे हो। हम तो VIBG/OR जो था उसी के बीच में ना डार्क लाइन अपीयर कराया, तो उसी कलर के, नहीं तो मैं आलतू फालतू चीज पूछ रहे हो, मतलब 7 में से, अरे ये तो डिपेंड करेगा ना वेपर किसका है, ऐसा भी हो सकता है कि कलर के बाहर का भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे। यस, वेपर का एलिमेंट डिस्कवर किया, यस, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस मिला, कोई मिनरल मिला, उसे वेपर फॉर्म में हमने लाइन स्पेक्ट्रम वाला एक्सपेरिमेंट किया और कुछ यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम आया, तो हम समझ गए कि वो जो हमें जो सब्सटेंस मिला उस सब्सटेंस में कोई नया एलिमेंट है। यस मोहित कर, शायद आपको क्लियर हो गया है। सो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। अब देखो जरा सा 2 पॉइंट लिखा हूं, उसी पे ध्यान दो। यहां पर वेपर से एनर्जी निकल रही है, तो हमने इसको लिखा इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, मींस एनर्जी निकल रही। ये जो डार्क लाइन होगा, इस डार्क लाइन को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन इसलिए कि इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया किसने, वेपर ने। बाकी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है इसमें, तो इसमें एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम भी है और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी है। बट ये डार्क लाइन, ये चारों डार्क लाइन जो है ये एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम है। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लिया। तो एलिमेंट जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, और एलिमेंट जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उसे बोलेंगे इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। शायद आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है, तो देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। होमवर्क भी नहीं दे रहा हूं मैं कुछ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देने के बाद मैं ढेर सारे होमवर्क दूंगा आपको। सो थोड़ा रिलैक्स कर लो इस वीक और थोड़ा रिवाइज कर लो पूरा एटॉमिक को फिर से। जैसे अदिति दूरे जिस तरह के डाउट पूछ रहे हैं उससे मुझे क्लियर है कि इनको अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ और बच्चे हैं जिनको अभी मुझे लगता है रिवाइज करने की जरूरत है। तो अगले वीक मैं आपको ढेर सारे होमवर्क दूंगा, तो आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ तक का एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार फिर से रिवाइज करो। कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसके थ्रू, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जिसके थ्रू चमक, लाइट उस पर पड़ेगी तो उससे चमक निकलेगी, शायद उसी को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। सो थैंक यू वेरी मच। मैं ये सेव कर लूं पहले डॉक्यूमेंट्स और आपको भेज दूं। रीने मुझे बताना ये कौन सा है एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 7 है या 8 है? 8 है, वेरी गुड। अब मैं क्या करूं, इसे एक्सपोर्ट करूं। एक्सपोर्ट टू बिमल। जिंक सल्फाइड, तो कहते हैं ना, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरू में हमने आपको पढ़ाया होगा, बोला होगा कि जेडएनएस स्क्रीन पे चमकता है जब ये कैथोड रे आता है, तो जो चमक आती है उसी जेडएनएस का स्क्रीन फॉस्फोरेसेंट मटेरियल हो गया। या आप हाईवे पे जाते हैं तो जब टॉल ब्रिज आने वाला होता है, रात में खासकर ट्रेवल करते हैं तो हाईवे पे जाते हैं, टॉल ब्रिज आने वाला होता है तो उसके पहले ढेर सारे बोर्ड लगे होते हैं, रेडियम बोर्ड बोलते हैं उसको, बट दैट मटेरियल जिसका बोर्ड बना होता है, जिसपे लिखा होता है, दैट इज फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। एटॉमिक लेक्चर 8। अब मैं क्या करूं, एक्सपोर्ट साइड कर दिया, अपलोड। एक मिनट मुझे ना पहले भेजने दो प्लीज। एक चीज, आप जैसे मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल आप हमसे जब पूछते हैं ना तो मुझे नहीं पता होता है, सर 12th के बैच कब से स्टार्ट होते हैं, नेक्स्ट ईयर ऑफलाइन करूंगा, ये सब मुझे नहीं पता होता है। ये आपको मैनेजमेंट खुद ही लेटर भेजती है, आपको मैसेज करती है, आपको सब कुछ करती है, तो ये सब आपको प्लीज नहीं पूछिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर यही वेपर प्रिज्म के बाद रखें तो क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी? तब भी सेम का पॉसिबिलिटी आएगा, खास करके शुरुआत में अगर जो आप रखते हैं लाइट डिफ्रैक्ट कर गया फिर वहां से वो एब्जॉर्ब करे, है ना। बाकी फालतू का सवाल है आप सबके, तो थैंक यू वेरी मच। अपलोड कर दिया मैंने फाइल, स्टॉप शेयर, एंड।